वेलकम बैक टू बीपीटी अकाउंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 12 का बिजनेस स्टडी का कुछ मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं बच्चों में कि संगठन का अर्थ। संगठन का अर्थ कहते हैं कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण एवं वर्गीकरण करने, भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों को एकजुट करने एवं उनमें उत्पादक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को ही संगठन कहते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में आएगा। अब इसमें हम ले रहे हैं कि संगठन की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हेडिंगों को अच्छे से याद करें और अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पर, संगठन व्यक्तियों का समूह है। दूसरा नंबर है संगठन एक संरचना है। नंबर 3, संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 4, संगठन एक प्रक्रिया है। नंबर 5, संगठन प्रबंध का एक तंत्र है। नंबर 6, संगठन उद्देश्यात्मक होता है। नंबर 7, संगठन सार्वभौमिक होता है। नंबर 8, संगठन संचार की प्रणाली है। और नंबर 9, संगठन कार्य विभाजन पर आधारित है। तो बच्चों, मैं आपको विशेषताएं बताई हैं, हेडिंग बता रहा हूँ, आपको अपने शब्दों में इनको एक्सप्लेन करना होगा। आगे का टॉपिक ले रहा हूँ मैं कि संगठन का महत्व क्या होता है। तो बच्चों, इसमें संगठन के महत्व में आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे विशिष्टीकरण का लाभ। नंबर 2, कार्य संबंधों में स्पष्टता। नंबर 3, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। नंबर 4, परिवर्तन में सुविधा। और नंबर 5, प्रभावी प्रशासन। 6, कर्मचारियों का विकास। 7, विस्तार एवं विकास। 8, भ्रष्टाचार को रोकता है। 9, तकनीकी सुधारों का अनुकूलम उपयोग। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पर वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका लिंक सभी अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आगे का मैं हेडिंग ले रहा हूं बच्चों कि संगठन की प्रक्रिया क्या होती है। प्रोसेस बोलते हैं प्रक्रिया को। पहली प्रक्रिया हमारी होगी बच्चों क्रियाओं का निर्धारण एवं विभाजन। नंबर 2, क्रियाओं का वर्गीकरण एवं विभागीकरण। नंबर 3, कर्तव्यों का आवंटन। नंबर 4, सूचनाओं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। और अगला पॉइंट है अधिकारों को सौंपना। और नंबर 6, समन्वय एवं संतुलन। इस प्रकार से बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि हम आपको किस किस प्रकार की कौन कौन सी हेडिंग को याद करने का तरीका। आगे हम बता रहे हैं वर्गीकरण का या संगठन का वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो संगठन का वर्गीकरण बच्चों लिया जा सकता है कि औपचारिक संगठन। नंबर 2, अनौपचारिक संगठन। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि औपचारिक संगठन का अर्थ क्या है। तो इसका आशय है किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से होता है। इसमें हम ले रहे हैं फिर आगे बच्चों कि औपचारिक संगठन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है। यह नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होता है। नंबर 3, यह कार्य विभाजन पर आधारित होता है। नंबर 4, यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। नंबर 5, यह अव्यक्तिगत होता है। नंबर 6, यह अधिक स्थिर होता है। नंबर 7, अधिकार का हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है। और नंबर 8, आदेश की एकता का पालन होता है। और नंबर 9, सहयोग की भावना होती है। नंबर 10, संगठन चार्टों का उपयोग होता है। ये हमारे औपचारिक संगठन की विशेषताएं हैं। बच्चों, मैं आपको हेडिंग बता रहा हूं जिससे आप हेडिंग याद कर पाएँ,
तो इन्हें अपने शब्दों में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगले और टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं कि औपचारिक संगठन के लाभ क्या क्या हैं। तो लाभ बता रहा हूँ, उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी। 2, कार्यों का दोहराव नहीं होता। 3, आदेश की एकता संभव। 4, लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी। 5, संगठन में स्थिरता। 6, आपसी मतभेद की कम संभावना। 7, संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ। 8, पक्षपात की कम संभावना। 9, सहयोग की भावना का विकास। 10, विकास की योजना बनाना संभव। अगला इसमें पॉइंट्स ले रहे हैं बच्चों हम कि औपचारिक संगठन की हानि। तो इसमें हम लिखेंगे काम में देरी होना, पहल क्षमता की कमी होना, संबंधों का यंत्रीकरण, अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना, दृढ़ता का विकास, व्यक्तिगत संगठन, अधिकारी अधीनस्थ संबंध तनावपूर्ण होना। ये इसके अनौपचारिक संगठन की हानियां हैं। अब अनौपचारिक संगठन का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से सुनेंगे। वह सामाजिक ढांचा जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। देखो, जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें सामाजिक ढांचे को तैयार करना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, औपचारिक संगठन पर आधारित, निश्चित नियम एवं प्रक्रिया नहीं होती। समझ पा रहे हैं ना बच्चों। स्वतंत्र संदेहावाहन श्रृंखला। 4, जानबूझकर स्थापित नहीं की जाती। संगठन चार्ट का कोई स्थान नहीं, यह व्यक्तिगत होता है। स्थायित्व की कमी और औपचारिक संगठन के पूरक। इसमें हम आगे ले रहे हैं कि अनौपचारिक संगठन के लाभ कौन कौन से होते हैं। पहला लाभ है प्रभावपूर्ण संवेद या संदेहवाहन। 2, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। 3, संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। 4, कार्य की संतुष्टि। 5, अनौपचारिक संगठन के पूरक। देखो बच्चों, जहाँ लाभ होते हैं तो वहाँ दोष भी होते हैं, और पहला दोष मैं ले रहा हूँ अनौपचारिक संगठन के दोष कौन कौन से होते हैं। पहला दोष है यह अफवाहें फैलाते हैं। 2, यह परिवर्तन का विरोध करता है। 3, समूह परंपराओं का दबाव। 4, अकुशल कर्मचारियों का संरक्षण। 5, उत्तरदायित्व निर्धारित करना। अगला टॉपिक है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अंतर के आधार में आपको बता रहा हूँ हेडिंग के आधार पर। पहला हेडिंग लेंगे अर्थ, फिर लेंगे उद्गम, तीसरा अधिकार प्रवाह, नंबर 4 व्यवहार, 5 संप्रेषण, 6 प्रकृति, 7 नेतृत्व, 8 आकार, 9 अस्तित्व, 10 संरचना, 11 गति, और अगला है 12वां नियंत्रण। तो बच्चों, ये मैंने आपको आज पहला जो टॉपिक बताया है संगठन के बारे में, अभी इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ, बने रहें। और बच्चों, मैं अगला टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ जो हमारा वित्तीय बाजार से संबंधित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वित्तीय बाजार की अवधारणा क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट ले रहा हूँ कि वित्तीय बाजार से आशय उस बाजार से है जहाँ वित्तीय संपत्तियों का व्यवहार किया जाता है। फिर हम लेंगे वित्तीय बाजार के कार्य। तो कार्य में सबसे पहला कार्य होगा बच्चों बचतों को गति प्रदान करना। नंबर 2 मूल्य खोज में सहायक। 3 वित्तीय संपत्तियों में सरलता या तरलता प्रदान करना। और नंबर 4 व्यवहारों की
लागत कम करना। मुद्रा बाजार का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसमें से बहुत सारे अंकों का आपको प्राप्त मिलेगा। मुद्रा बाजार का अर्थ होता है कि मुद्रा बाजार से तात्पर्य ऐसे बाजार से है जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला पॉइंट ले रहे हैं, मुद्रा बाजार का पत्र क्या है। तो बच्चों इसमें अलग अलग टेम्पो से, अलग अलग रेपो से दिया गया है कि मुद्रा बाजार के पत्र कौन कौन से होते हैं। पहला पत्र होता है हमारा मांग मुद्रा, 2 ट्रेजरी बिल, 3 वाणिज्यिक बिल, 4 जमा प्रमाण पत्र, 5 वाणिज्यिक पेपर और 6 रेपो बाजार। तो सबसे पहले हम मुद्रा बाजार के अर्थ के आगे चल रहे हैं कि पूंजी बाजार का अर्थ क्या होता है। तो पूंजी बाजार का अर्थ बच्चों से तात्पर्य है कि ऐसे बाजार जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें पूछ सकता है कि पूंजी बाजार के प्रकार कितने होते हैं, तो आपका इसमें आंसर देना होता है कि पूंजी बाजार 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक बाजार और दूसरा गौण बाजार। तो प्राथमिक बाजार को ले रहा हूं मैं, यहाँ पर नई दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें बच्चों पहला विशेषताएं ले रहे हैं कि प्राथमिक बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसका अर्थ है कि इसका संबंध नए निर्गमों से होता है। 2 इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है। 3 यह गौण बाजार से पहले आता है। 4 इसमें पूंजी एकत्रित करने की कई विधियां होती हैं। दूसरा ले रहा हूँ हेडिंग गौण बाजार। गौण बाजार क्या होता है, यहाँ पर पुरानी दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। जो हमारे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं बच्चों, उनका क्रय विक्रय करना ही गौण बाजार कहलाता है। इसमें मैं ले रहा हूँ कि गौण बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 1, यह तरलता प्रदान करता है। 2 यह प्राथमिक बाजार के बाद आता है। 3 इसका एक विशेष स्थान होता है। 4 यह नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। अगला हेडिंग ले रहा हूँ इसमें मैं बच्चों कि प्राथमिक बाजार एवं गौण बाजार में अंतर बताइए। अंतर भी पूछे जाते हैं। पहला अंतर का आधार है हमारे प्रतिभूतियाँ। 2 स्थान, 3 भागीदारी, 4 उद्देश्य, 5 क्रिया। एक प्रश्न हमारा ये भी आता है कि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों लिखेंगे। पहला हेडिंग है अवधि, 2 तरलता, 3 सुरक्षा, 4 भागीदारी, 5 परपत्र, 6 विनियोग राशि, 7 आय और नंबर 8 लागत। बच्चों मैं अगला टॉपिक जो लेकर के आया हूँ स्कंद बाजार के बारे में। इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ स्कंद बाजार का अर्थ। स्कंद बाजार का अर्थ होता क्या है। यह एक संगठित बाजार है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय निश्चित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। इसमें बच्चों फिर हम लेंगे कि स्कंद विपणन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ मैं संगठित बाजार। 2 प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। 3 केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा व्यवहार। 4 नियमानुकूल व्यवहार। फिर इसमें लेंगे बच्चों की स्कंद विपणन के कार्य हमारे होते हैं। नंबर 1 प्रतिभूतियों के लिए बाजार, 2 स्वामित्व का हस्तांतरण, 3 तरलता प्रदान करना, 4 सहभागिता रोटेशन, 5 व्यक्तिगत जोखिम का विस्तार, 6 पूंजी का कुशल आवंटन, 7 प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, 8 निवेशकों को सुरक्षा, 9
बचतों का निवेश और 10 औद्योगिक प्रजातंत्र। बच्चों, पेपर में 1 नंबर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न ये हो सकता है कि भारत में स्कंद बाजार कितने होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इस समय भारत में 24 स्कंद बाजार हैं। अब बच्चों, इसमें हम ले रहे हैं NSEI की विशेषता क्या होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे सक्रिय पूर्ण स्वचालित स्कंद विपणी है। इसके अलग अलग मॉडल हो सकते हैं कि मॉडल एक्सचेंज, विशेष स्थान रहित, 2 अंक, आसान पहुंच, एक ही मूल्य, आदेश चालित पद्धति, समान अवसर प्रदान करना। अगला हेडिंग हम ले रहे हैं इसमें बच्चों, NSEI के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य इसमें होगा राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टॉक एक्सचेंज, 2 तरलता में वृद्धि, 3 सौदों में पारदर्शिता, 4 सौदों का शीघ्र निपटान, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणों का ध्यान, 6 लागत कम करना, 7 समान अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न हमारा होगा बच्चों कि NSEI की पर ट्रेडिंग प्रक्रियाएं क्या हैं। तो पहला उत्तर हम इसमें हेडिंग के रूप में लेंगे, आदेश देना, 2 संदेश देना, 3 मिलान प्रक्रिया की शुरुआत, 4 आदेश स्वीकार करना, 5 सुपुर्दगी एवं भुगतान। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं इसमें OTCEI की विशेषता बताइए। तो इसमें आंसर होगा बच्चों हमारा पारदर्शिता, सदस्यों का पंजीकरण, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, तरलता, पूरे देश में काउंटर। अगला टॉपिक होगा हमारा OTCEI के उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य बच्चों इसमें होंगे हमारे, सबसे पहला उद्देश्य है तरलता, पारदर्शिता, निवेशकों की शिकायतें, पहुंच, शीघ्र निपटान, छोटी इकाइयों का सूचीयन, निवेशकों के लिए खुला मंच। आगे का टॉपिक ले रहा हूं इसमें बच्चों में, OTCEI पर ट्रेडिंग प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है प्रारंभिक आवंटन, नंबर 2 गौण बाजार में क्रय, 3 गौण बाजार में विक्रय। अगला टॉपिक ले रहा हूं मैं NSEI एवं OTCEI में अंतर बताइए। तो सबसे पहला हेडिंग है स्थापना पर, 2 चुकता पूंजी, 3 प्रतिभूतियां, 4 निपटान की अवधि, 5 उद्देश्य। फिर इसमें हम लेंगे सेबी SEBI के उद्देश्य बताइए। तो पहला हेडिंग होगा निवेशकों की सुरक्षा, शेयर बाजारों का नियमन, आंतरिक ट्रेडिंग पर रोक, दलालों पर नियंत्रण, कुशल सेवाएं, प्रभावी नियंत्रण। फिर सेबी के कार्य हमारे होंगे 3। सेबी जो टॉपिक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला हेडिंग लेंगे सुरक्षात्मक कार्य, बी संचालन संबंधी कार्य, सी विकास संबंधी कार्य। बच्चों मैं अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने उपभोक्ता संरक्षण का। ये भी नया टॉपिक है और बहुत परीक्षा में काम आने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ होता क्या है। तो सबसे पहले लेंगे उपभोक्ता संरक्षण से आशय उपभोक्ताओं को उत्पादकों
एवं विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब इसमें बच्चों प्रश्न आ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण का महत्व या आवश्यकता क्या कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले पॉइंट ले रहा हूँ मैं इसमें उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। उपभोक्ता की दृष्टिकोण से लेंगे उपभोक्ता की अज्ञानता, असंगठित उपभोक्ता, उपभोक्ता का बड़े पैमाने पर शोषण होना। फिर बच्चों इसमें हम ले रहे हैं बी पार्ट ले रहा हूँ इसका व्यवसाय के दृष्टिकोण से। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से हो सकता है पहला पॉइंट हमारा इसमें व्यवसाय का दीर्घकालीन हित। दो, व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है। 3, सामाजिक उत्तरदायित्व। 4, नैतिक औचित्य। 5, सरकारी हस्तक्षेप। फिर इसमें हम लेंगे बच्चों की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता के हितों को उनकी शिकायतों के शीघ्र एवं बिना किसी व्यय के निवारण कर संरक्षण एवं प्रवर्तन की व्यवस्था करता है। देखो उपभोक्ता फोरम होता क्या है बच्चों, उसी के बारे में बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। अगला पॉइंट ले रहे हैं इसमें हम कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले इसमें होगा नाम, क्षेत्र, वस्तु और सेवाएं, अतिरिक्त अधिनियम, संस्थागत ढांचा, उपभोक्ता अधिकारों का समूह, प्रभावी संरक्षण और समयबद्ध निवारण। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। अब इसमें बच्चों में ले रहा हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपचार एजेंसियां, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लेंगे सबसे पहला पॉइंट जिला फोरम। जिला फोरम में बच्चों 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के विवाद आते हैं। नंबर 2, राज्य आयोग। राज्य आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के विवाद होते हैं। और नंबर 3, राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ रुपए से अधिक के विवाद लिए जाते हैं। अब बच्चों मैं आपको सामने जो आगे का टॉपिक ले रहा हूँ उपभोक्ता के अधिकार, कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट सुरक्षा का अधिकार। 2, चयन का अधिकार। 3, सूचना प्राप्ति का अधिकार। 4, सुने जाने का अधिकार। 5, विवाद निवारण का अधिकार। 6, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। 7, आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार। और 8, स्वच्छ वातावरण का अधिकार। अब इसमें बच्चों मैं ले रहा हूँ आपके सामने कि उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला दायित्व होता है हमारा कि वस्तु की जानकारी लेना। 2, मानक वस्तु। 3, जोखिम। 4, मूल्य शुद्ध वजन अंतिम तिथि पर ध्यान देना होता है। 4, दृढ़ता। 5, ईमानदारी। 6, कैश मेमो जिसको रसीद बोलते हैं। 7, ईमानदारी के साथ साथ हमारी गुणवत्ता। फिर पर्यावरण, उपभोक्ता परिषद। और फिर इसके बाद मैं ले रहा हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण के उपाय और साधन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसमें साधन होता है बच्चों लोक अदालत। 2, व्यवसाय द्वारा स्वयं व्यवस्थित होना। 3, व्यावसायिक संघ। 4, उपभोक्ता जागरूकता। 5, उपभोक्ता संगठन। 6, उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय पुरस्कार। 7, प्रचार के तरीके। और 8, सरकार। लास्ट पॉइंट बच्चा मैं इसमें ले रहा हूँ कि उपभोक्ता संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। पर उससे पहले बच्चों चैनल को देखते रहें, इसका लिंक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न आपके लिए हितकारी साबित हो सके।
तो सबसे पहले हम सरकारी संगठनों की भूमिका में बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आता है उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करना। यदि हमारा उपभोक्ता पढ़ा लिखा होगा तो वो किसी भी धोखा में या काला बाजारी में नहीं फंसेगा। दूसरा, विभिन्न उत्पादकों का निरीक्षण करना। 3, कानूनी सेवाएं प्रदान करना। 4, मिलावट के विरुद्ध आवाज़ उठाना। अगला पॉइंट 5, शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता करना। छठा, उपभोक्ता संगठनों का क्षेत्र। और 7, सरकार की सहायता प्रदान करना। तो बच्चों, आज की जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, 4 चैप्टर मैंने इसमें आपको बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। और चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में इसका लिंक शेयर करें। अगले टॉपिक में फिर हम आपसे मिलेंगे। गुड बाय।